हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का आज पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं एवं संज्ञा किस तरीके से हम पहचानते हैं। मेनली संज्ञा होते कितने प्रकार के हैं, संज्ञा के भेद क्या हैं, सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण रूप से आज हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं हम लोग संज्ञा के बारे में। सबसे पहले देख लीजिए संज्ञा। हिंदी व्याकरण का ये सबसे एक छोटा सा नाम होता है संज्ञा, जिसको कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संज्ञा के लिए सबसे पहले देख लीजिए संज्ञा होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिए किसी भी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, किसी भी चीज़ के नाम जो होते हैं उनको हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मूर्खता, राम, सेना आदि, इन चीज़ों के बारे में चीज़ें हैं। जैसे मतलब एग्जाम्पल में ये चीज़ें हैं आपके पास कि जैसे में हो गया आपके पास मूर्खता हो गया, राम हो गया, सेना हो गया इत्यादि हो गया। यानी कि हम लोग संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, मेन देखिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी भाव आदि के नाम को ही हम लोग कहते हैं संज्ञा। अब यहाँ पर अगर मूर्खता की बात की जाए तो मूर्खता क्या हो जाता है? मूर्खता यहाँ पर एक भाव है जो मूर्खता है। राम क्या है? एक नाम हो जाता है। सेना भी एक नाम है। मूर्ख भी जो कोई भाव है, लेकिन उसको हम उसके जो भावना होता है उस भावना के तहत ही हम उसको कहते हैं कि वह मूर्ख है। अब संज्ञा मूल रूप से होते कितने प्रकार के हैं? संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों ने इससे पहले हमेशा देखा होगा, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि संज्ञा जो है वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम आप लोग को यहाँ पे अगर बोलें कि संज्ञा मूल रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, तो आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि वो कौन से 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार जो है वह आपको हो जाएगा यथार्थवाचक संज्ञा। पहला हो जाएगा यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। अब जिसमें यथार्थवाचक और भाववाचक, अब ये 2 अलग अलग चीज़ आ गया। यथार्थवाचक में आता है दृश्य रूप, यानी जो हम लोग दृश्य करते हैं, देखते हैं, और भाववाचक संज्ञा में आ जाता है अदृश्य रूप, जिसको कि हम देख नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके नाम होते हैं। नाम उनके जरूर होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। अब जैसे दृश्य रूप में आ गए, सबसे पहला आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया। व्यक्तिवाचक आप लोग इससे पहले पढ़े हुए होंगे, तो आप लोग के दिमाग में थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर किसी जातिवाचक संज्ञा, यानी कोई ऐसा नाम जिसमें पूरे के पूरे जाति का बोध हो रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है पदार्थवाचक, जिसको कि हम लोग मेनली जानते हैं द्रव्यवाचक के नाम से। तो पदार्थ हो गया या द्रव्यवाचक हो गया, यानी जो एक पदार्थ के रूप में हो, जिसको हम पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल में पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, नाम है वो चीज़ उसका। और लास्ट आता है समूहवाचक संज्ञा, जिसको कि हम लोग समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो ये टोटल हो गए 4 प्रकार यहाँ पे हो गए। और एक लास्ट 5वां जो प्रकार है वो आपको यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये अदृश्य रूप है, यानी किसी की भावनाओं को आप देख नहीं सकते हैं। किसी की भावनाओं को देखना इतना आसान नहीं है। तो आप भावना को देख नहीं सकते, लेकिन भावनाएं होती तो जरूर है। तो उस चीज़ के लिए ही बना हुआ है भाववाचक संज्ञा, उसी चीज़ के लिए बना हुआ है।
अब देखिए, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं, जो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। उनमें आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। टोटल 5 यहाँ पर प्रकार हैं, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले से जानते हैं हम लोग। अब मॉडर्न, जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आधुनिक हिंदी के अनुसार अब यहाँ पर संज्ञा को 3 भेद में भी आप बांट सकते हैं। जैसे 3 भेद में अगर आप लोग बांट रहे हैं तो वहाँ पर हो जा रहा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इस जातिवाचक के अंदर जो है वह 2 निकल करके आ रहे हैं, जो कि एक पदार्थवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक बन गया आपको समूहवाचक संज्ञा। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार भी आप अगर बोला जाए तो एग्जाम में कभी आपको ये चीज़ हो जाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार क्या चीज़ है, तो संज्ञा के टोटल 3 ही भेद हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राचीन हिंदी के अनुसार चलते हैं, अगर हम लोग प्राचीन हिंदी के अनुसार चलते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जहाँ तक शुरू में हम लोग जैसा पढ़ रहे थे, अगर वो चीज़ हम लोग ध्यान में लाते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा के मूल रूप से हम लोगों ने 2 ही प्रकार पढ़े थे। लेकिन आप देख लीजिए कि संज्ञा के होते हैं टोटल 5 प्रकार, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 प्रकार और आधुनिक हिंदी के अनुसार टोटल 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग बारी बारी यह समझेंगे कि वह प्रकार कैसे कैसे काम करते हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या, एग्जाम्पल क्या, हर एक चीज़ को अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। नाम में ही है व्यक्ति, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष स्थान का बोध कराती है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का बोध कराती है, तो वो हम लोग कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं गंगा, तुलसीदास। अब ये देखिए, ये गंगा जो है वो एक स्थान है, नदी है, नदी का नाम है। तुलसीदास एक व्यक्ति के नाम है। पटना एक स्थान का नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों से हमको यह पता चल रहा है कि जो किसी एक खास व्यक्ति का नाम होता है या किसी एक खास स्थान का नाम होता है, यहाँ पर देख सकते हैं विशेष व्यक्ति और स्थान का जो नाम होता है वही चीज़ कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं, जो कि निम्नलिखित नाम आप लोग को यहाँ पर है। अथवा करके भी आपके पास है कि जो किसी विशेष वस्तु या स्थान का नाम बताती है। अगर आपको उतना बड़ा याद रखने का इच्छा नहीं हो रहा है परिभाषा में, तो आप ये छोटा सा नाम याद रख सकते हैं कि जो किसी विशेष वस्तु या स्थान का नाम बताती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जो दृश्य हो, जो दृश्य में सदैव एक वचन या फिर दुनिया में विशेष और अकेली हो, वही चीज़ हमारा कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तियों के नाम या फिर अलग अलग, जैसे आप लोगों को अलग अलग नाम के अनुसार ही जो इस संसार में दृश्य के लिए हो या सदैव एक वचन हो या फिर दुनिया में ही वो विशेष हो या अकेला हो, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब आप लोग को यहाँ पर हम बताते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले व्यक्तियों के अपने नाम। व्यक्तियों के अपने नाम जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में तुलसीदास, महेश, राम या इत्यादि, मतलब बहुत सारे नाम है जो यहाँ पर आप अपना व्यक्ति अपना नाम रख सकता है। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब जैसे और देखिए आप, तो नदियों के नाम, जैसे नदियों के नाम में क्या, तो गंगा, यमुना, गंडक इत्यादि। आगे आप देख सकते हैं झील के नाम, तो वो भी क्या हो गए, डल झील, बैकाल झील आदि। और आप आगे बढ़िएगा
समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम तो यहाँ पे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। अगर आप और आगे बढ़िएगा, पहाड़ों के नाम, गाँवों के नाम, नगरों के नाम, सड़क, दुकान, प्रकाशनों आदि के नाम, महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम। यानी कि आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो बहुत सारी आपके पास चीज़ें उपलब्ध है। पुस्तकों के नाम, पत्र के नाम, दिनों महीनों के नाम, यानी ये सभी चीज़ें जो आती है ये एक बहुत ही खास है। यानी यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया था, जो किसी विशेष वस्तु या स्थान का नाम बताता हो तो ये सभी कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती हो, जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती हो उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप अगर एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाय। गाय, गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। अब अगर जैसे हम लोग बोलते हैं मनुष्य, तो मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर पूरी मानव जाति का बोध करता है। यानी कि यह एक देखा जाए तो नाम तो है, लेकिन यह नाम किसी खास एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरे के पूरे जो है जाति का बोध कराता हो, पूरे के पूरे जाति का बोध करता हो तो वही कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। कोई एक व्यक्ति का अगर नाम हो जाएगा तब तो यहाँ पर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जब पूरे के पूरे जाति का बोध कराता हो, जब किसी एक व्यक्ति कहा जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जब पूरे के पूरे जाति का कराता हो तो ये कहलाएगा हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं पशु, पक्षी और कीटों पतंगों के नाम, फलों, सब्जियों, फूलों के नाम, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि सामान। अब जैसे पहनने, ओढ़ने, अब जैसे कुर्ता, क्या हमने कुर्ता शब्द का उपयोग किया तो क्या कुर्ता सिर्फ मेरे कुर्ता के बारे में बताएगा? ऐसा तो नहीं है। कुर्ता शब्द आने का मतलब ये हो गया कि संसार में जितने भी कुर्ता हैं उन सभी को हम लोग कुर्ता ही बोलेंगे। जैसे जूता, इस संसार में जितना जूता आया सब के बारे में आ गया। जैसे तकिया, इस संसार में जितना भी तकिया आया सब के बारे में आ गया। अब जैसे अन्य, मसाले, मिठाई आदि पदार्थ के नाम। अब अगर मान के चलिए हमने कहा गेहूँ, तो गेहूँ कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या सिर्फ हमारे घर में जो गेहूँ है वही गेहूँ? नहीं, इस पूरे संसार में जितने भी गेहूँ हैं सभी, चावल, जलेबी, रसगुल्ला, सभी के बारे में हो रहा है। यानी कि पूरे के पूरे जात, नाम तो है। अब गेहूँ को हम गेहूँ ही बोलेंगे, चावल नहीं बोलेंगे, चावल को चावल ही बोलेंगे, गेहूँ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बार अगर हम लोगों ने गेहूँ बोल दिया तो उससे यह पूरा का पूरा साबित हो जाता है कि पूरे गेहूँ का बात हो रहा है। यहाँ पर किसी एक या दो गेहूँ का बात नहीं हो रहा है, पूरे का बात हो रहा है। विभिन्न सामग्रियों के नाम, सवारियों के नाम या व्यावसायिक पदों और पदाधिकारियों के नाम। अब जैसे हम लोगों ने कहा दर्जी, दर्जी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमारे घर के सामने जो दर्जी है बस वही दर्जी। दर्जी मतलब इस पूरे संसार में जितने भी कपड़े धोने वाले, कपड़े सिलने वाले हैं वो सभी दर्जी। धोबी यानी कि सभी कपड़े धोने वाले जो हैं वो धोबी। इसी तरीके से यहाँ पर और भी आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक नोट, प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाएगा। जैसे कि भूकंप हो गया या ज्वालामुखी हो गया, ये सब जातिवाचक में ही आता है। क्योंकि भूकंप आने का मतलब ये हो गया कि भूकंप मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज के डेट में जो भूकंप आया उसको भूकंप बोलेंगे और 5 साल बाद आएगा उसको भूकंप नहीं बोलेंगे। 5 साल बाद भी जो आएगा वो भी भूकंप है, आज जो आया है वह भी भूकंप है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम लोग चलते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब हो गया, समूह का मतलब आपको समझ जाना है जिसका गिनती की जा सकता हो, और गिनती करने के बाद जो एक समूह का बोध कराए। मतलब आपको वह है तो एक समूह में, लेकिन आप उसका कम से कम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के समूह, अगर कोई व्यक्ति का समूह है, जैसे कि हम बोले भीड़ समूहवाचक में आ गया। संगठन समूहवाचक में, गिरोह समूहवाचक में, सभा समूहवाचक में, परिवार जैसे परिवार में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन हम परिवार के लोगों की गिनती कर सकते हैं, तो इसीलिए यह आएगा समूहवाचक संज्ञा में। अब जैसे कि दल,
कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, ये सभी जो हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब आगे जैसे दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह क्या हो सकता है? जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, पुंज, तो ये सब वस्तुओं का समूह है, लेकिन समूह है इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अथवा में देख लीजिए आप लोग, अथवा के साथ भी है कि समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का, उनके समूह का बोध कराते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझ जाइए। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध करती हो। द्रव्य यानी कि लिक्विड पदार्थ। जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध कराती हो, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जो किसी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, तेल, आप लोग को शुरू में ही हमने कहा था पानी, दूध, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है, क्योंकि ये पदार्थ द्रव्य है। अब जैसे खनिज और धातु के अंदर लोहा, सोना, चांदी, जिनकी गिनती न हो सके, कुल मिलाकर के आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि जिनकी गिनती न हो सके, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब ही है द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ही हो रहा है द्रव्य। अब हम कभी द्रव्य को गिन नहीं सकते। द्रव्य के अंदर जैसे मान के चलिए पानी आया, क्या हम पानी को गिन सकते हैं? इसके अंदर तेल आता है, क्या हम तेल को गिन सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग समझिए कि जिनको हम गिन नहीं सकते वो द्रव्य के अंदर आता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है लास्ट, पांचवा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा कैसे होता है सो देख लीजिए। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष अथवा आदि को दर्शाती है। वह संज्ञा जो भाव यानी आपकी अंदर की वो भावना को दर्शाए, आपके अंदर के गुण को दर्शाए, आपके अंदर के दोष को दर्शाए, वह चीज़ कहलाता है भाववाचक संज्ञा। अब भाव, गुण और दोष को दर्शाने का मतलब यह हो गया कि जो चीज़ हमको दिखता नहीं है। अब किसी के अंदर की भावना, अगर किसी के अंदर की ईर्ष्या की भावना है, वो हमें नहीं नज़र आ सकती। कोई अगर खुश, वो अगर भावना को प्रदर्शित करा, दर्शा रहा है, तो हमको दिखाई देगा। इसी में देखिए अथवा दे करके परिभाषा है कि भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, गुण का बोध कराती है, जैसे उसकी अच्छाई, किसी चीज़ की चौड़ाई, किसी चीज़ की मिठास, किसी चीज़ की लंबाई। तो ऐसी चीज़ों का जो बोध कराती है तो वही चीज़ कला। अब जैसे मान के चलो वीरता, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वीरता। अब किसी के अंदर की जो वीरता है, वह वीरता हमको कैसे दिखाई देगा, वो प्रदर्शित कैसे कर पाएगा? वो मतलब जब जंग में जाएगा, जब लड़ेगा, तो ही हमको वो पता चलेगा कि हाँ ये तो आदमी वीर निकला। तो वही चीज़ है। अब है कि भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। अब क्या क्या चीज़ है, जैसे देख लीजिए गुण। सबसे पहला गुण जो इसमें आ रहा है वो है गुण या भाव या अवस्था या माप या क्रिया या गति, स्वाद या अमूर्ति भावनाएं। अब जैसे है कुशाग्रता, चतुराई या सौंदर्य, ये गुण के अंदर आता है। अब जैसे कोई भाव, कृपणता या मित्रता या शत्रुता, ये किसी भाव के अंदर आता है। अवस्था जैसे जवानी या बचपन या बुढ़ापा, ये एक अवस्था है। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, यह एक माप है। अब जैसे क्रिया में आ गया दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई। अब जैसे गति में फुर्ती या शीघ्रता या सुस्ती आदि। अब जैसे स्वाद में आएगा कड़वापन, कौशलापन, तितास, मिठास आदि। अमृता भावनाओं में अमृत भावनाएं में आएगी करुणा, क्षोभ, दया आदि। अब अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण का बात किया जाए
तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। विशेषण से कर सकते हैं, क्रिया से, जैसे उसके अंदर की क्या विशेषता है उस विशेषण से हम कर सकते हैं। उसके अंदर का क्रिया कैसा है, मतलब वो काम कैसा करता है, हम उससे भी उसका भाववाचक संज्ञा निकाल सकते हैं। जातिवाचक से भी निकाल सकते हैं, जैसे जातिवाचक अगर कोई मान करके चलिए कि वो जाति से, जैसे जाति मान के चलिए गाय है, जैसे कि वो गाय है, जातिवाचक संज्ञा हमने एक यूज कर लिया गाय। अब गाय से हमको पता चल जाएगा कि उसका भाव भी कैसा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सर्वनाम से या अवयव से भी आप निकाल सकते हैं। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, आगे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, आप उस पर अपना दिमाग लगाइए, पढ़ लीजिए। यहाँ पर हो गया कि जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आप वीडियो को रोक करके इसको आप देख करके आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज इस संज्ञा के इस पूरे वीडियो में, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा है पूर्ण रूप से संज्ञा, आज इस संज्ञा के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।